नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, इतिहास और यूजीसी नेट पेपर सेकंड की हम तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी नेट के लिए पेपर सेकंड दिसंबर 2025 के लिए। तो इससे पहले आप लोगों की इसमें अगर मैं बात करूं तो इससे पहले क्लासें आ चुकी हैं कितनी, ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों की इसमें 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, ये 5वीं क्लास है, ठीक है। और इसमें हम लोगों को देखना है आपका क्या सिक्के सिक्के विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है वो है सिक्के विज्ञान का संबंध। सिक्के विज्ञान का संबंध किससे है? देखो, शिलालेखों से तो हो नहीं सकता, भवन से होगा नहीं, मूर्तियों से भी नहीं होगा, तो किससे होगा? सिक्कों के अध्ययन से। सिक्के विज्ञान का जो संबंध है वो सिक्के विज्ञान या सिक्कों के अध्ययन से संबंधित होगा भाई, ठीक है। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और भाई वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो, ठीक है। और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो यार, ठीक है। चलो जी, पेपर 1 के लिए मैंने आपको लगभग आपकी 20 से 22 क्या 24 से 25 क्लासें आपकी आ चुकी हैं उसमें, ठीक है। और लगातार चल रही क्लास, ठीक है। तो ये जो क्लास आपकी हिस्ट्री वाली आप देख रहे हो ये यूजीसी नेट के लिए ही नहीं, इसके अलावा एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी जितने भी एग्जाम होते हैं जहां जहां भी आपके इतिहास के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ये सभी के बारे में आप लोग यहाँ से जो है क्लासें वो देख सकते हो। या फिर यूजीसी नेट के लिए तो है ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, टीजीटी और पीजीटी के लिए भी है। इसके अलावा और भी जिस भी एग्जाम में इतिहास के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वे सभी के सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, ठीक है। तो इससे बाहर आपका लगभग ये मान के चलो कि कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक अध्ययन का प्रत्यक्ष स्रोत है? जी, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक अध्ययन का, ऐतिहासिक अध्ययन मतलब कि जो इतिहास का जो अध्ययन है वो उसका जो ना अध्ययन का प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट डायरेक्ट स्रोत कौन सा माना जाएगा? तो प्रत्यक्ष अध्ययन या प्रत्यक्ष स्रोत की अगर मैं बात करूं तो देखो, वेदों को नहीं माना जाएगा, ना सिक्कों को माना जाएगा, ना ही महाकाव्य को। तो इससे आपका शिलालेख को नहीं माना जाएगा, तो सिक्कों को माना जाता है। सिक्कों को प्रत्यक्ष ऐतिहासिक अध्ययन का सबसे डायरेक्ट एकदम बिल्कुल प्रत्यक्ष स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा तथ्य सिक्कों से ज्ञात नहीं होता? बताओ भाई, सिक्कों से किस चीज की जानकारी हमको नहीं मिलती है, आपको इसमें बताना, ठीक है। बताओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सिक्कों से किस चीज की जानकारी हमको प्राप्त नहीं होगी। देखो भाई, सिक्कों से किसी भी समय के शासक के नाम की जानकारी मिल जाती है, कालक्रम की जानकारी मिल जाती है। धार्मिक मान्यताएं तो नहीं मिलेगी। एक मिनट, धार्मिक मान्यताएं भी मिलती है क्योंकि देवी देवताओं की आकृति मिलती है, देवी देवताओं की आकृति मिल जाती है सिक्कों पर, तो धार्मिक मान्यताएं भी मिलेगी। लेकिन सामाजिक दार्शनिकता इसमें देखने को नहीं मिलेगी। सामाजिक दार्शनिकता इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, रुपया शब्द पहली बार किसने चलाया? रुपया नामक सिक्का जो चलाया था शब्द है, ठीक है। रुपया नामक शब्द का प्रयोग भी और रुपया नामक सिक्के का प्रयोग भी पहली बार किसने किया? तो आप सभी जानते हैं, आपका जो शेरशाह सूरी थे, सूरी वंश के संस्थापक जो थे शेरशाह सूरी, तो इनके द्वारा ही सबसे पहले रुपया चलाया गया था। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सिक्कों से किस प्रकार की जानकारी नहीं मिलती? सिक्कों से किस प्रकार की जानकारी नहीं मिलती? देखो, सिक्कों से आपका एक तो कला की जानकारी मिल जाएगी, शासन प्रणाली की जानकारी मिल जाएगी और व्यापार की जानकारी भी मिल जाएगी, लेकिन जाति व्यवस्था की जानकारी आपको सिक्कों से प्राप्त नहीं होगी। तो आंसर हो जाएगा भाई आपका कौन सा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। जाति व्यवस्था के बारे में इससे कोई जानकारी आपको मिलने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वे क्वेश्चन रहेंगे आपके किससे? पंचमार्क सिक्कों से संबंधित, ठीक है। तो पंचमार्क सिक्कों में अगर हम बात करें, प्राचीनतम भारतीय सिक्के कौन से माने जाते हैं? आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि पंचमार्क जो सिक्के हैं ये 5 धातुओं से ठप्पा मारकर या मोहर मारकर इनका निर्माण किया जाता था और बौद्ध काल में सबसे पहले इनकी जानकारी हमको प्राप्त होती है हर्यक वंश के समय। तो पंचमार्क सिक्के सबसे प्राचीन सिक्के भारत के माने जाते हैं। पंचमार्क सिक्कों पर कितने चिन्ह पाए गए हैं? तो 5 चिन्ह पाए गए हैं, 5 प्रकार के चिन्ह इसमें हमको देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको पंचमार्क सिक्के कहा गया। इसमें कोई ज्यादा आपको हैरान होने वाली बात नहीं है, ये आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है पंचमार्क सिक्कों का प्रमुख धातु क्या था, यानी सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग पंचमार्क सिक्कों में किया गया? देखो, पंचमार्क जो सिक्के हैं मैंने आपको बताया कि बौद्ध काल या हर्यक वंश के समय इन सिक्कों का प्रचलन हमको देखने को मिलता है। हर्यक वंश के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु और उदयन थे, ठीक है, तो उनके समय मिलता है। उसी समय गौतम बुद्ध थे, तो गौतम बुद्ध के समय भी इन सिक्कों की जानकारी हमको प्राप्त होती है, पंचमार्क सिक्कों की। इनमें सबसे अधिक अगर मैं बात करूं तो चांदी का प्रयोग किया गया है। सबसे प्रमुख जो है चांदी धातु का प्रयोग इसमें किया गया है। तो आ जाएगा भाई आपका बी ऑप्शन आपका सही
हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचमार्क सिक्के मुख्यतः किस काल के हैं? देखो पंचमार्क सिक्के अगर मैं बात करूं तो बार बार आप लोगों को बता रहा हूं मैं, हर्यक वंश या बौद्ध काल के ये सिक्के माने जाते हैं। बौद्ध काल के ये सिक्के माने जाते हैं। और बौद्ध काल किससे पहले था? देखो वैदिक काल से पहले तो था नहीं, ठीक है, वैदिक काल के बाद था। गुप्त काल के बाद भी था, गुप्त काल से तो बहुत पहले था, संगम काल से कोई संबंध नहीं। मौर्य काल से जो पहले का काल था वो बौद्ध काल माना जाता है, मौर्य काल से पूर्व का, ठीक है, उसको बौद्ध काल कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा भाई आपका बी, कि इस काल में बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से विकास हुआ और बौद्ध धर्म का ही बहुत तेजी से प्रचार प्रसार भी किया गया। पंचमार्क सिक्कों की छपाई की विधि क्या थी? बताओ भाई कैसी विधि थी? अभी बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें जो ना एक मोहर होती थी और मोहर का ठप्पा मार दिया जाता था। ठप्पा पंचिंग इसमें की जाती थी, ठप्पा मारा जाता था। पंचमार्क सिक्कों की छपाई की विधि यही सबसे सटीक थी। आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है बुकों में बहुत कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ठप्पे का प्रयोग इसमें किया गया था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन जो है मौर्य और मौर्योत्तर काल से उत्तर मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। मौर्यकालीन सिक्कों पर प्राय क्या अंकित होता था? बताओ भाई, मौर्य काल के जो सिक्के थे उन पर सबसे ज्यादा किन के चिन्ह प्राप्त होते थे, ये आपको इसमें बताना। तो मौर्य काल में जो सिक्कों पर चिन्ह प्राप्त हुए हैं हमको, सबसे ज्यादा किसके प्राप्त हुए? क्या इसमें आपको, क्या इन सिक्कों में आपको राजा के जानकारी मिलती है, राजा के काल की जानकारी मिलती है, या राजा के बारे में जानकारी मिलती है? जी नहीं, राजा की छवि मिलती है लेकिन ज्यादा नहीं मिलती। पशु पक्षी के अंकन मिलते हैं लेकिन ज्यादा नहीं मिलते। ये पूछ रहा है कि प्राय हमेशा लगातार क्या चीजें मिलती है? फारसी लिपि भी नहीं, पंच चिन्ह यानी कि 5 प्रकार के चिन्ह प्राप्त होते थे। 5 चिन्ह प्राप्त होते थे, उसमें पशु पक्षी भी होते थे, पेड़ पौधे होते थे, नदियां वगैरह हो जाती थी, वो चीजें इसमें शामिल रहती थी। 5 चिन्ह प्राप्त होते थे, इसीलिए पंचमार्क उनको कहा गया। अशोक ने सिक्कों में किस धातु का प्रयोग सबसे ज्यादा किया? तो अशोक के काल में सबसे ज्यादा किस धातु के सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना। ठीक है, देखो भाई हम सभी ये जानते हैं कि मौर्य काल के शासक थे अशोक, ठीक है, और अशोक के जो मौर्य काल, ठीक है, मौर्य काल के समय सबसे ज्यादा जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो हमको चांदी के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चांदी के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया आपका सोना है, तांबा है, चांदी है, और नहीं बताया जा सकता। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है अशोक के द्वारा कि अशोक ने सिक्के में किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक किया। इस बात की जानकारी किसी भी पुस्तक, किसी भी ग्रंथ में आपको नहीं मिलती, तो इसमें बताया जाएगा आपको कि नहीं बताया जा सकता। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगर पूछता मौर्य काल में सबसे ज्यादा किस धातु के सिक्के प्राप्त हुए, तो चांदी के प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मौर्य काल के सिक्कों में किसका चित्र नहीं होता था? बताओ भाई किसका चित्र नहीं होता? देखो पशु पक्षी, वृक्ष, सूरज, चांद, नदियां आदि के इसमें अंकन किया जाता था, लेकिन राजा का चित्र इसमें देखने को नहीं मिलता। राजा के चित्र की जानकारी सबसे पहले जो आपको मिलेगी वो मिलेगी भाई किसमें? एक वंश आएगा आपका हिंद यूनानी वंश, इंडो ग्रीक जिनको कहा जाएगा, उसमें राजा के नाम की जानकारी आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो ए ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, कि चित्र जो है वो चित्र किसका प्राप्त नहीं होते? राजा के चित्र हमको प्राप्त इसमें नहीं होते। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो रहेगा भाई आपका, उत्तर मौर्य काल में सिक्कों पर कौन से देवता मिलते हैं? उत्तर मौर्य काल यानी कि मौर्य काल के बाद का जो काल आया, जिसको आपका हिंद यूनानी काल भी कहा जाता है, ठीक है, या इंडो ग्रीक वंश भी जिसको कहा जाता है, तो इसमें आपके एक देवता की जानकारी मिलती है, यूनानी देवता की। ठीक है, यूनानी देवताओं की जानकारी इससे हमको प्राप्त मिलती है, देवता देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सी आंसर इसमें हो जाएगा। विष्णु मिलेंगे आपको किसमें? विष्णु की जानकारी मिलेगी आपको सबसे ज्यादा गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में शिव का उल्लेख आपको किया गया है कहां पर? अगर आपसे बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता में नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो वहां से प्राप्त हुई। एक आपकी पशुपतिनाथ की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, तो वहां पर उल्लेख हुआ है। बुद्ध की अगर बात करूं तो बुद्ध के सिक्कों की अगर तस्वीर की मैं बात करूं देवता की, तो ये आपका कनिष्क के काल में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसके समय बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से विकास हुआ और उसने वो बौद्ध धर्म का बहुत उसने संरक्षण किया। हेलेनिस्टिक प्रभाव सबसे पहले भारतीय सिक्कों पर दिखा। बताओ कौन से सिक्के ऐसे थे जिन पे हेलेनिस्टिक प्रभाव देखने को मिला है? ठीक है, हेलेनिस्टिक प्रभाव जो देखने को मिला है सबसे पहले किन सिक्कों पर देखने को मिला है, ये आपको बताना है। देखिए हेलेनिस्टिक जो है ये प्रभाव था यूनान का, तो सीधी सी बात है इंडो ग्रीक सिक्कों पर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडो ग्रीक काल में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये यूनानी सिक्के हुआ करते थे, यूनानी प्रकार की जो है ये प्रभाव था हेलेनिस्टिक। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा भाई डी, सॉरी सी, सी ऑप्शन इसका सही होगा, इंडो ग्रीक काल में या हिंद यूनानी शासकों के समय। कुषाण
सातवाहन और गुप्त काल के संबंधित जो सिक्के थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। कुषाण शासक कनिष्क ने किस देवी का चित्र अपने सिक्कों पर अंकित करवाया या अंकित करवाया था, बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुषाण शासक जो थे कनिष्क, इन्होंने देखो इनके काल में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए, लेकिन ये पूछ रहा है कि किस देवी का चित्र का अंकन इन्होंने अपने सिक्कों पर करवाया था। तो कौन सी वो देवी थी जिसका अंकन इन्होंने करवाया? देखिए, इन्होंने करवाया था लक्ष्मी का भाई। लक्ष्मी का जो अंकन करवाया वो आपका कनिष्क के द्वारा करवाया गया, जो आपका कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कुषाण कालीन सिक्कों की प्रमुख लिपि क्या है? कुषाण काल में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं हमको, उनकी लिपि किस प्रकार की रही है? कौन सी लिपि में उन्होंने सबसे अधिक प्रयोग किया? देखिए, कुषाण वंश के जो शासक थे वे यूनानी क्षेत्र से आए थे, तो इसलिए उन लोगों ने जो है आपका ये जो राजा रहे, ये रहे आपके पश्चिमोत्तर भारत में। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में इन लोगों ने शासन किया। तो कुल मिलाकर इस क्षेत्र में जो लिपि थी वो थी आपकी खरोष्टी। ठीक है, कौन सी लिपि थी भाई? खरोष्टी लिपि थी। ठीक है, तो इस क्षेत्र में थी आपकी जी खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि का इन लोगों ने सबसे अधिक प्रयोग किया है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कुषाण सिक्कों पर प्रमुख धर्म कौन सा दिखाई देता है? देखिए, कुषाण वंश के जो राजा थे ये सबसे ज्यादा जो मानते थे बौद्ध धर्म को मानते थे। तो बौद्ध धर्म के देवी देवताओं की जानकारी ही इनके सिक्कों से सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, और बौद्ध धर्म के बारे में ही जानकारी सबसे ज्यादा इस काल में मिलती है देखने को। तो कुषाण सिक्कों पर प्रमुख धर्म कौन सा दिखाई देता है? तो बौद्ध धर्म दिखाई देता है। ठीक है, बौद्ध धर्म दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सातवाहन सिक्कों पर किस भाषा का प्रयोग हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सातवाहन वंश के जो राजा थे, सातवाहन वंश की जो भाषा थी वो थी प्राकृत। ठीक है, तो प्राकृत भाषा थी, तो सीधी सी बात है कि सिक्कों पर भी प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। किनका भाई? प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश था कहां पर भाई? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। महाराष्ट्र के क्षेत्र में प्रतिष्ठान इनकी राजधानी हुआ करती थी। प्रतिष्ठान या पेठन भी इसको कहा जाता था। पेठन, पेठन भी इसको कहा गया। ठीक है, तो यहाँ इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी इसी वंश के राजा थे। इसके अलावा एक होल थे, गीता सप्त सॉरी ठीक है, गाथा सप्तशती नामक पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी। तो वे भी सातवाहन वंश के ही राजा थे। आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। गुप्त सिक्कों की प्रमुख धातु क्या थी? गुप्त काल के जो सिक्के थे उनकी सबसे प्रमुख धातु कौन सी थी? ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। देखो भाई, गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए, इसीलिए इस काल को स्वर्ण काल कहा गया भारतीय इतिहास का, है जी। इसीलिए नहीं कहा जाता। ठीक है, तो स्वर्ण काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। तो सोना कहाँ? ये रहा डी। तो सोने के सिक्के सबसे ज्यादा जारी किए गए। मौर्य काल में आपके चांदी के सिक्के जारी किए गए, तो मौर्य काल में चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, चलो भाई, तो डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त ने किस प्रकार के सिक्के प्रसिद्ध हैं? समुद्रगुप्त के सबसे ज्यादा जो सिक्के प्रचलित हुए वे वीणा वादन करते हुए दर्शाए गए, अश्वमेघ यज्ञ वाले भी हैं, युद्ध के दृश्य करने वाले भी हैं। तो कुल मिलाकर सारे के सारे ऑप्शन इसमें सही रहेंगे, है जी। समुद्रगुप्त जो था उसको सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए भी दिखाया गया है, युद्ध जो है युद्ध को भी दर्शाया गया है, और अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी जानकारी हमको सिक्कों से प्राप्त होती है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस लिपि का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ? मैंने आपको बताया था कि गुप्त काल जो था, गुप्त काल, इसमें संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। गुप्त काल में संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। और लिपि की अगर बात करें, लिपि की अगर हम बात करें तो लिपि मिलेगी ब्राह्मी की। ब्राह्मी लिपि का इस काल में सबसे ज्यादा उपयोग हुआ, क्योंकि आम जनता की जो भाषा थी वो आपकी ब्राह्मी थी। ठीक है, तो ब्राह्मी का सबसे अधिक उपयोग हुआ गुप्त काल में। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है, चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर किस देवी की छवि देखने को मिलती है? चंद्रगुप्त सेकंड जो थे भाई, चंद्रगुप्त सेकंड ये आपके गुप्त वंश के एक महान शासक माने जाते हैं। तो इनके सिक्कों पर सबसे ज्यादा किस देवी की छवि देखने को मिलेगी? देखो, मैंने आपको बताया सिक्कों पर सबसे ज्यादा जो है देवी की अगर बात आ जाए कभी भी, तो लक्ष्मी की जो है छवि सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। किसकी भाई? लक्ष्मी की। लक्ष्मी की। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, गुप्त काल के सिक्के किस भाषा के किस भाषा में थे? अभी बताया आपको कि गुप्त काल में लिपि की बात करें तो ब्राह्मी थी। लिपि की अगर बात करें तो ब्राह्मी थी। गुप्त काल में लिपि ब्राह्मी थी, है जी। और भाषा की अगर बात करोगे तो भाषा आ जाएगी भाई संस्कृत। ठीक है,
भाषा आ जाएगी जी आपकी संस्कृत की, तो भाषा होगी संस्कृत। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? स्वर्ण सोने के सिक्के जो थे, इनकी प्रचुरता सबसे ज्यादा इसी काल में देखने को मिलती है। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। आवाज मुझे लग रहा है कम आ रही है, आवाज में कोई दिक्कत है क्या? गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है या स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? तो सोने के सिक्कों के कारण ही इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। धार्मिक सहिष्णुता, व्यापार, विज्ञान तो था ही, लेकिन स्वर्ण सिक्कों की प्रचुरता के कारण इस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा गया, क्लासिक युग कहा गया। तो ये थे भाई आज के आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है। अगले 25 क्वेश्चन जो है आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेंगे अगली क्लास में, कल से, ठीक है। तो वे भी आपके सिक्कों से ही संबंधित होंगे, क्योंकि अभी प्राचीन काल के सिक्के हैं। इसके बाद मध्यकालीन जो सिक्के थे उनके बारे में कल से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उन क्लासों के बारे में कल को देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी? क्योंकि देखो 50 क्वेश्चन करने में क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है और फिर आप लोग जो है उनको देख भी नहीं पाते अच्छी तरह से, ठीक है। तो आपका जो है इसीलिए मैं 25-25 क्वेश्चन की आपकी क्लास करता हूँ इसमें एमसीक्यू में, ठीक है, ताकि आप लोग देख भी लें, ठीक है, और आपका जो है टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। चलिए जी, तो यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलिए नमस्कार।